नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से में स्वागत है। आज तारीख है 9 जनवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। कई सारे लोगों को आंसर राइटिंग में दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले आपके पास थोड़ा बहुत कंटेंट होना चाहिए। तो जो आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हैं उसके पीछे के सवालों को लिखने की कोशिश किया कीजिए पढ़ने के बाद चैप्टर को, या न्यूज़पेपर जो मैं पढ़ाता हूं तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो होते हैं उस पर आधारित सवाल लिखने की कोशिश किया कीजिए। खुद से कोशिश कीजिए। डेली मैं कम्युनिटी में क्वेश्चन ही पोस्ट करता हूं, वीकली टारगेट भी दे दिया है। अब अगर आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। एक बार खुद से भी प्रयास कीजिएगा, बाकी तो मैं हूँ ही आपकी मदद के लिए। आंसर राइटिंग कैसे की जाती है इसको लेकर अगर आपको वीडियो देखना हो तो गाइडेंस प्लेलिस्ट, मेंस गाइडेंस प्लेलिस्ट बना हुआ है, यूट्यूब पर है। मेंस गाइडेंस को लेकर अलग से प्लेलिस्ट ही है, उसमें सिलेबस, बुक लिस्ट और आंसर राइटिंग सभी के वीडियो उपलब्ध हैं। शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्मेट सभी के अपलोड हैं, वहाँ पर जाकर जरूर देखिएगा। निबंध का भी प्लेलिस्ट अपने चैनल पर अपलोड है। एनसीईआरटी, एमसीक्यू सबके प्लेलिस्ट अपलोड हैं, आप देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, और चलिए बढ़ते हैं। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन पता ही आपको, कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। किसको लेकर? तो बिल्किस बानो केस को लेकर आया है। इस केस से बहुत सारा अन्याय हुआ था, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जिन लोगों को छोड़ दिया गया था और दुष्कर्म और हत्या के आरोपी हैं, ये आरोपी भी नहीं, सज़ा याफ्ता कैदी हैं, सज़ा मिल गया है इनको, जेल में बंद कैदी थे, उनको छोड़ दिया गया था। कब छोड़ा गया था? गुजरात इलेक्शन से पहले 15 अगस्त 2022 को। आप इमेजिन कर सकते हैं, आज़ादी के दिन इनको छोड़ दिया गया था और इन्होंने बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म किया था। उसके परिवार के 7 लोग हत्या कर दी थी, उसके दुधमुहे बच्चे की हत्या कर दी थी। वो प्रेग्नेंट थी 5 महीने की उस समय जब उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। तो उसके पेट में जो बच्चा था उसकी भी डेथ हो गई थी। इन 11 लोगों को छोड़ दिया गया। पिछले साल प्रधानमंत्री जी जिस दिन भाषण दे रहे थे लाल किला से, और उसी दिन उन्होंने महिला सम्मान वगैरह के प्रधानमंत्री महोदय ने बात की थी, और गृह मंत्रालय के आदेशानुसार उन 11 लोगों को अच्छे व्यवहार के चलते सज़ा पूरा होने से पहले ही छोड़ दिया गया था। अपने ही देश की बात बता रहा हूँ मैं, कोई सीरिया, पाकिस्तान, इधर उधर की बात नहीं बता, अपने ही देश की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने पिटीशन डाला था जिसमें महुआ मोइत्रा का नाम था, जिनको संसद से निष्कासित किया गया है। और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने पिटीशन डाला था कि ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। तो उस पिटीशन के बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये बहुत ही बड़ा दुष्कर्म का काम किया है गुजरात सरकार ने, उन लोगों को छोड़कर। गुजरात सरकार को बहुत सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, बोला कि आप लॉ को अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कैसे कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस तरह के केस जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं और इसको सेंसिटिव तरीके से ही डील करना चाहिए। किसी सज़ा याफ्ता आदमी को अगर उसको सज़ा मिला हुआ है तो उसको जेल में रहने देने से किसकी राजनीति प्रभावित होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ देखते हैं। इंडिया मालदीव ने डिस्कस किया है अपने जो विवाद चल रहे उसको लेकर, और मालदीव गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उनको समन भी किया गया है भारत में, और उनको समन करके बता दिया गया है नाराज़गी अपनी कि भाई देखो ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री का अपमान किया है आपने, ये सबसे जघन्य अपराध होगा, हम इसको माफ़ नहीं कर सकते हैं आपको। ऊपर से भारतीय लोगों का भी अपमान किया। अब प्रधानमंत्री के लिए आप बुरा कैसे बोल सकते हो? हम आलोचना कर सकते, कोई बाहर का कैसे बोल सकता है ना। तो इसको लेकर भी आपत्ति दर्ज करवा दी है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लक्षद्वीप जो है इसके पर्यटन को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि हमें लक्षद्वीप जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। लक्षद्वीप में बहुत कम फ्लाइट्स आती हैं, बहुत ही कम। अगर सही से लोग बुक करना चाहेंगे तो आपको एक तो सभी शहरों से फ़्लाइट नहीं मिलेगा लक्षद्वीप के लिए, अब मिल भी जाएगा तो बहुत मुश्किल से आपको फ़्लाइट्स मिलेंगे लक्षद्वीप के लिए। ऊपर से देखिए, मालदीव जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मालदीव जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि लक्षद्वीप जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, तब जाके आप लक्षद्वीप घूम सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, लक्षद्वीप जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, जबकि मालदीव जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए। मालदीव की फ़्लाइट सभी जगहों से अवेलेबल है, लक्षद्वीप की फ़्लाइट्स जो हैं वो सभी जगहों से अवेलेबल नहीं है। अंडमान निकोबार का ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, और लक्षद्वीप को लेकर भी भारत सरकार ने अब तो कम से कम कोशिश करना शुरू कर दिया है। ये चीज़ तय है
कि आज से 10 साल से पहले की जो सरकारें थीं, उन्होंने लक्षद्वीप या आइलैंड को विकास को लेकर, आइलैंड जो अपने हैं बहुत सारे, उनके विकास को लेकर कोई खास प्रोग्राम नहीं चलाया था। लेकिन भारत सरकार ने द्वीपीय विकास पहल को शुरू किया, जिसके तहत लक्षद्वीप सहित अंडमान निकोबार को भी डेवलप किया जा रहा है। अंडमान निकोबार जो है, उसमें निकोबार को हम लोग पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में अब डेवलप कर रहे हैं। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है? पोर्ट ऑफ कॉल का तात्पर्य होता है कि ऐसा पोर्ट जहां पर जहाज रुकते हैं, अपने लॉजिस्टिक के चीज़ों को फिर से डालते हैं, जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया, खाने के सामान हो गए, या फिर सैनिटेशन के सामान हो गए, उन सबको फिर से लोड करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, या ईंधन लेने के लिए रुकते हैं। जैसे होनोलुलु, आपको मैंने फिर से पहले ही बताया था, होनोलुलु कहाँ है ये? तो ये हवाई द्वीप में पोर्ट ऑफ कॉल है। इसी प्रकार के पोर्ट ऑफ कॉल जो हैं बहुत सारे हैं। श्रीलंका का भी एक पोर्ट ऑफ कॉल है, मालदीव का भी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से सिंगापुर एक डेवलप्ड कंट्री है ना, पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में भी था पहले, और जहाज मैरीटाइम का बहुत बड़ा योगदान है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करें, तो डेवलप करें किसको? तो निकोबार और अंडमान को डेवलप करें। और निकोबार और अंडमान हमारे लिए किसके लिए है? तो स्ट्रेटजिक रूप से भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ मलक्का की जल संधि के समीप में है निकोबार द्वीप। तो ये ध्यान में रखिएगा, द्वीप का हमारे लिए केवल टूरिज्म के रूप में नहीं, बल्कि सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है अपने लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज का पहले न्यूज़ पर चलते हैं। देखिए और क्या न्यूज़ है आपके लिए। देखिए आज का जो मुख्य अपना न्यूज़ डिस्कस करेंगे हम लोग, आर्टिकल नहीं आया था इस पर संबंधित न्यूज़ है कि भारत का खिलौना उद्योग आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और भारत सरकार जेन्युइनली कोशिश कर रही है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में खिलौना का जो डेवलपमेंट हो, उद्योगों का डेवलपमेंट हो। क्यों? खिलौना कहीं न कहीं देश के लोगों का एक प्रतिनिधित्व भी करता है कल्चर का। जैसे आप जापानी या चाइनीज़ कार्टून देखकर बड़े हुए होंगे, डोरेमोन और पता नहीं क्या क्या, उसका एक छाप हो जाता है बच्चों के मन पे। ठीक है, तो खिलौना उद्योग जो होता है वो इसी प्रकार से क्या करता है, कल्चर को भी कहीं न कहीं प्रमोट करता है आपके। खिलौना उद्योग को लेकर भारत सरकार बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ जो खिलौना उद्योग है उसको हमें टक्कर देना है। बहुत बड़े स्तर पर अपने देश में आयात होता है चाइनीज़ सामान, उसमें भी खिलौना वगैरह का भी। तो हम देश में इसीलिए इसको डेवलप कर रहे हैं। जीआई टैग भी हमने बांटे हैं, लकड़ी के खिलौने और धातु के खिलौने, इन सभी को लेकर, कि हम अपने देश में ही खिलौना को डेवलप करेंगे और इसको पूरे दुनिया भर में हम एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, देखिए न्यूज़ क्या था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ ने हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग के आदेश पर भारत में निर्मित खिलौने की सफलता की कहानी पर अध्ययन किया, जिसमें एक पर प्रकाश डाला गया है कि वित्त वर्ष 14-15 की तुलना में तो 22-23 में खिलौना निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 14-15 के बाद से ही, बहुत पहले से, करीब में 17-18 के बाद से भारत सरकार करीब में कोशिश कर रही है कि खिलौना उद्योग को भारत में अच्छा खासा डेवलप किया जाए। अध्ययन के अनुसार भारतीय खिलौने उद्योग की स्थिति क्या है, आईआईएम लखनऊ ने किया है अध्ययन, तो कोई सामान्य चीज़ नहीं है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। भारतीय खिलौना उद्योग ने वित्त वर्ष 14-15, वित्त वर्ष 22-23 के बीच उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जिसमें आयात 52% की भारी गिरावट, निर्यात में 239% की उल्लेखनीय वृद्धि। आपको कुछ दिख रहा है? आयात में 50% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। अब हम बाहर से नहीं मंगाते हैं, और निर्यात में 239% की वृद्धि हुई है, 2.5 गुना से भी ज़्यादा। ठीक है, यह वृद्धि आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में बदलाव का संकेत देती है कि हमने जो प्रयास किया इस दिशा में, वो प्रयास सफल हो रहा है। गुणवत्ता में सुधार, घरेलू बाजार में उपलब्ध खिलौने की गुणवत्ता में समग्र वृद्धि हुई। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने, उपभोक्ता संतुष्टि तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर बल देती है। विकास का वाहक हो सकता है। उन्नत विनिर्माण परिस्थिति तंत्र, सरकारी प्रयासों ने एक अधिक अनुकूल विनिर्माण परिस्थिति तंत्र के निर्माण की सुविधा प्रदान की कि हमारे यहाँ पर खिलौना बन सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कम से कम इकोसिस्टम तो बना कर दिया है ना, कि जिसके द्वारा भारत में खिलौने का विकास हो सके। 6 वर्षों में विनिर्माण इकाइयों की संख्या दोगुनी करना, आयातित इनपुट पर निर्भरता को 33% घटाकर 12% करना, सकल विक्रय मूल्य में 10% CAGR की वृद्धि करना, श्रम उत्पादन में सुधार करना, उल्लेखनीय उपलब्धियां शामिल हैं। हर स्तर पर हमने काम किया कि बाहर से सामान मत मंगाओ, इनको पैसा भी दो, निवेश भी दो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दो, प्रमोट भी करो। GI टैग में भी कुछ खिलौनों को शामिल किया गया है, और फिर क्या हो, हम फिर एक्सपोर्ट करेंगे इसका। वैश्विक एकीकरण और निर्यात पर फोकस, खिलौना उद्योग में शीर्ष निर्यातक देश के रूप में भारत को उभरना वैश्विक खिलौना मूल्य श्रृंखला में सफल एकीकरण का संकेत देता है।
संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देशों में शून्य शुल्क बाजार पहुंचने इस विकास पथ में योगदान दिया है। हमने इसी दौरान यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ डील भी किया। जब हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो फ्री में खिलौने वगैरह। जब टैरिफ कम लगेगा तो क्या होगा, कंपटीटर कम होंगे हमारे और इससे आसानी से बिकेगा। ओके, आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं बताऊंगा आपको टैरिफ से ही संबंधित। एक अलग से यूरोपियन यूनियन के तहत एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत एक अलग सा डील है, जिसके बारे में बताऊंगा। स्विट्जरलैंड और कुछ देश हैं उसमें, देखिएगा ध्यान से उस न्यूज़ को भी, है ना। खिलौना उद्योग में विकास को बढ़ावा देने के सरकारी पहले कौन कौन से हैं, अब यहाँ से आपके लिए पीटी और मेंस दोनों का फैक्ट शुरू हो रहा है। खिलौना के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज, एनएपीटी एक व्यापक योजना है जिसमें 21 विशिष्ट कार्य बिंदु शामिल हैं जो डीपीआईआईटी द्वारा समन्वित हैं। कई केंद्रीय मंत्रालय विभागों द्वारा कार्यान्वित यह योजना डिजाइन, गुणवत्ता नियंत्रण, स्वदेशी खिलौने समूह को बढ़ावा देने आदि ऐसे विभिन्न पहलुओं को सुनिश्चित करता है। डीपीआईआईटी विदेश मंत्रालय का सबसे इंपॉर्टेंट विभागों में से एक है। वो डायरेक्ट इस योजना को क्रियान्वित करता है, जिसके तहत डिजाइन, गुणवत्ता नियंत्रण और स्वदेशी खिलौने समूह को बढ़ावा देना शामिल है। जब अपने देश में खिलौने बनेंगे तो अपने देश का कल्चर भी उसके साथ एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। मूल सीमा शुल्क, बेसिक कस्टम ड्यूटी, खिलौने पर बीसीडी में पर्याप्त वृद्धि। फरवरी 2020 में 20% से 60%, उसके बाद 2023 से 70% तक का उद्देश्य घरेलू खिलौना उद्योग को सस्ते आयात से बचाना, स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करना। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मेरा फिर काम ही क्या है, अगर आपको सब कुछ समझ में आ जाए तो। इसका तात्पर्य ये है कि बाहर से जो खिलौने आ रहे थे 2020 में हमने उस पर 20% का एक्स्ट्रा प्राइस कर लगाया, टैरिफ लगाया। उसके बाद फिर 60% लगाया, 2023 में 70% कर दिया। अब बाहर से कोई खिलौना 100 रुपये का बन के आ रहा था तो भारत में 170 का बिकेगा वो कम से कम। अब भारत में ही कोई खिलौना, यही सेम खिलौना बन रहा है जो भारत में 100 रुपये का बिकेगा। कौन सा खरीदोगे आप? एक तो बाहर का, एक तो चाइनीज, ऊपर से महंगा। कौन खरीदने जाएगा? चाइनीज सामान को तो लोगों ने खरीदा ही इसीलिए ताकि वो सस्ता होता था, है ना। घर पहुंचते पहुंचते चलने की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग क्यों खरीदते थे? क्योंकि अफोर्डेबल होता था, वो खरीद सकते थे, वही इसीलिए वो खरीदते थे, प्राइस के कारण। आज भी लोग दुकान पर कहीं पर जाते, भले ही फ़ोन ही लेने जाएं, एक बार ये ज़रूर बोलते हैं कि नॉन चाइना वाला कोई है क्या, जिस चाइना में नहीं बना हो। बिल्कुल सही सुन रहे आप। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ कि एक तो लोगों के मन में भी था, ऊपर से सरकार ने भी टैरिफ लगाकर क्या किया, आयात को, बाहर से जो सस्ते सस्ते खिलौने आते तो उनको रोकना शुरू कर दिया। ओके, अनिवार्य नमूना परीक्षण। अब हमने बोला कि देखो, खिलौना अगर अच्छा नहीं बनाएंगे हम, क्वालिटी उसमें नहीं होगी तो एक बार तो बिक जाएगा। काठ की हांडी जो होती है वो एक ही बार चूल्हे पर चढ़ती है ना, दूसरी बार नहीं चढ़ पाती। अगर खराब क्वालिटी बेचोगे तो एक ही बार वो बिकेगा, दूसरी बार नहीं बिकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने निम्न स्तरीय खिलौने का आयात को रोकने, बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के प्रत्येक आयात खेप प्रेषण के लिए नमूना परीक्षण अनिवार्य कर दिया कि कोई एक भी खेप यहाँ से जा रहा है खिलौने का तो उसमें से नमूना परीक्षण उसका अनिवार्य होगा। बिना नमूना परीक्षण के देश से बाहर एक भी खिलौना नहीं जाएगा, यानी कि क्वालिटी हमने मेंटेन किया है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमने ऑर्डर जारी कर दिया। 2020 में जारी का आदेश में निर्मित और बेचे जाने वाले खिलौने की समग्र गुणवत्ता बढ़ावा देने के जनवरी 2021 से प्रभावी खिलौने गुणवत्ता मानक पर जोर देता है कि हम खिलौना का गुणवत्ता तय करेंगे। खिलौना विनिर्माताओं के लिए प्रावधान भी लाए गए। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विशेष प्रावधान किए गए जिसमें कि निर्दिष्ट अवधि के लिए परीक्षण सुविधाओं के बिना लघु इकाइयों को लाइसेंस देना, गुणवत्ता मानक के अनुपालन की सुविधा प्रदान करना वगैरह सब शामिल है इसमें। BIS मानक चिन्ह भी हमने अपनाया कि भाई भारत स्टैंडर्ड का मानक चिन्ह भी होना चाहिए। BIS मानक चिन्ह के माध्यम से गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु घरेलू विनिर्माताओं को 1200 से अधिक लाइसेंस, विदेशी विनिर्माताओं को 30 से अधिक लाइसेंस प्रदान किए गए। क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण हमने अपनाया। क्लस्टर आधारित का मतलब क्या होता है? खिलौना उद्योग निर्माण के लिए एक पूरा जगह ही डिसाइड कर दिया, यहाँ पर बहुत सारे उद्योग लग जाएंगे खिलौना उद्योग, इसको क्लस्टर आधारित बोलते हैं ना। MSC मंत्रालय द्वारा पारंपरिक उद्योग पुनर्जनन के लिए निधि योजना, स्कीम फॉर फंड्स एंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्फूर्ति जैसी योजनाओं के माध्यम से घरेलू खिलौना उद्योग का समर्थन किया जा रहा है। स्फूर्ति योजना किससे संबंधित है? तो ट्रेडिशनल जो खिलौने हैं उनको डेवलप करने से संबंधित है ये। वस्त्र मंत्रालय द्वारा विभिन्न खिलौना उद्योग केंद्र को खिलौनों का डिजाइन तैयार करने, जरूरी साधन मुहैया कराने में सहायता प्रदान की जा रही है। प्रचार पहल भी चलाया। द इंडियन टॉय फेयर 2021,
टॉयकथॉन जैसे आयोजन का उद्देश्य क्या था कि प्रचार प्रसार खूब अच्छे तरीके से करना, भारत को चीन वियतनाम जैसे देशों से टक्कर लेना है, इसलिए हमें क्वालिटी और क्वांटिटी हर चीज़ को अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। देखिए अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है कि भाई 2024-25 में स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तैयार हो जाएं अभी से। ये किसने बोला है? तो क्रिसिल ने बोला है। क्रिसिल पता ही आपको, कल मैंने आपको बताया था कि रेटिंग एजेंसी है जो क्या करती है, रेटिंग एजेंसी क्या करती है तो देशों को रेट करती है, साथ ही साथ में इकोनॉमी को लेकर भी प्रेडिक्शन जारी करती है। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी है ये। इसने बोला है कि 2024-25 में आपका इकोनॉमिक जो होगा वो स्लो डाउन होगा, ग्रोथ स्लो होगा। ऐसा नहीं होगा इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी, भाई ग्रोथ तो हमारा रहेगा ही, डेवलपमेंट का अच्छा खासा रहेगा, लेकिन वर्तमान के कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, है ना। इसने रियल जीडीपी ग्रोथ 7.7% इन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एंड द एनएसओ एंटिसिपेट्स एनुअली ग्रोथ हिट एट 7.3%। एनएसओ ने बोला है कि 7.3% से हम ग्रो करेंगे, रियल जीडीपी 7.7% हो सकता है। तो आपको तो पता ही होगा कि मैं ये सब डेटा ज़्यादा फंसाता नहीं हूँ, आपको ये सब चीज़ों से अपना ज़्यादा मतलब रहना नहीं चाहिए। एक आध याद रख लीजिए, बाकी मुख्य रूप से समझना क्या होता है, जैसे टर्मिनोलॉजी, रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, इसको ज़रा सा ध्यान में रखना होता है। बाकी क्रिसिल, एनएसओ इनका काम ही है डेटा जारी करते रहना। कितने डेटा को आप कवर करेंगे? एनएसओ का डेटा मैंने आपको बताया था कि 7.3% उसने बोला है, बस इसको ध्यान में रखिएगा। आगे का साल वाला नहीं पूछेगा। अभी फरवरी महीने में भारत सरकार का बजट आ जाएगा। बजट आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि सारा कुछ उसमें डेटा देगी ना इकोनॉमिक सर्वे में, उसको बस डिस्कस कर लेंगे, बस वो इतना इनफ होता है। ओके, चलिए रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। कई बार पीटी में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। ओके, देखिए दरअसल में है क्या कि आधार वर्ष को बदलने को लेकर चर्चा में था जीडीपी कुछ दिन पहले भी, जिसमें आधार वर्ष को 11-12 से बदलकर कब किया जा रहा है? 2017-18 किया जा रहा है। आधार वर्ष क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा, वो भी मैं अच्छे से समझाऊंगा। गौरतलब है कि जीडीपी का उपयोग मुख्यतः किसी देश के विकास को मापने के लिए पैमाने के रूप में किया जाता है। देश की वृद्धि दर की गणना करते समय अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति जानने के लिए आधार वर्ष का प्रयोग किया जाता है। मैं समझाऊंगा भी, चिंता मत कीजिए। विदित होगा वर्तमान भारत में तो 11-12 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग कर रहा है। वर्तमान में आधार वर्ष कितना वर्ष का उपयोग कर रहे हैं हम? तो 11-12 का उपयोग कर। आधार वर्ष होता क्या है? इसको बेस ईयर भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? बेस ईयर कहा जाता है। इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी समझ जाएंगे तो खेल हो जाएगा आपके लिए। इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी ये सब मैंने समझाया हुआ है। इकोनॉमिक्स का पूरा प्लेलिस्ट है, अगर आप देखना चाहें तो देखिएगा। तो 7 से 8 वीडियो हैं, इकोनॉमिक्स का बेसिक आपका तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं बेस ईयर क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका वजन बढ़ गया है तो आप क्या बोलोगे? किसके कंपेयर में? मैं बोलूँगा पिछले महीने के कंपेयर में या पिछले वर्ष के कंपेयर में, है ना। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपके ग्रोथ को दिखाने के लिए मैं कंपेयर तो करूँगा ना कहीं से भी। इसीलिए हमने क्या किया हुआ है कि एक आधार वर्ष रखा हुआ, और आधार वर्ष से कंपेयर करके हम क्या करते हैं तो इस साल का ग्रोथ को डिसाइड करते हैं। अब इतना आसान भी नहीं है, ज़रा मामले को ध्यान से सुनिएगा। आधार वर्ष हमने 11-12 मान लिया हमने आधार वर्ष, ठीक है। अब 11-12 की तुलना करेंगे हम किससे? तो 2022-2023 के साल से जीडीपी की। हम बोलेंगे कि इस साल जीडीपी मान लीजिए 100 रुपया है। फिर 11-12 से हम तो कंपेयर करेंगे किसका? तो 2023 और 2024 को। इस बार भी हमने देखा कि कुछ आंकड़ा आ गया। उसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों आंकड़ों में जो 2022-23 में आधार वर्ष से कंपेयर करके आया है और जो 23-24 में आया है आधार वर्ष से कंपेयर करके, उन दोनों में कितना का ग्रोथ का अंतर है, इसी से हम जीडीपी का ग्रोथ निकालते हैं। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है, सुनिएगा ध्यान से, किसी एक वित्तीय वर्ष में जो टर्मिनोलॉजी में यूज करूँगा वो सब ध्यान में रहना चाहिए। किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं के अंतिम मूल्य की माप होती है जीडीपी, ठीक है। ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी जो हैं, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर उसके सभी निवासियों द्वारा, एक टर्मिनोलॉजी छूट गया था, उसके सभी निवासियों द्वारा, निवासी उसके सभी निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु के मूल्य को हम लोग जीडीपी कहते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है, जैसे अंतिम वस्तु का तात्पर्य क्या होता है, 1 मिनट बस मैं लूँगा फिर आगे बढ़ जाऊँगा। अंतिम वस्तु का तात्पर्य होता है, जैसे मान लीजिए कोई होटल है, होटल का मतलब रहने वाला होटल। होटल से भी अच्छा एग्जाम्पल कुछ और होगा, सुनिए ज़रा ध्यान से। गेहूं है, गेहूं के 2 खरीदार हैं, एक है एक रेस्टोरेंट वाला और एक है आप। आपने क्या किया? आपने इसको खरीदा और खा लिया रोटी बनाकर।
रेस्टोरेंट वाले के लिए क्या ये अंतिम उत्पाद होगा? आपके लिए अंतिम उत्पाद है ये। आपने कोई प्रोसेस करके इसका मूल्य नहीं बढ़ाया, लेकिन रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं वो उसने गेहूं खरीदा, गेहूं खरीद कर ले गया, क्या उसके लिए गेहूं अंतिम उत्पाद होगा? नहीं। वो क्या करेगा इससे वो खाना बनाएगा, नान बनाएगा, जो रोटी बनाएगा, जो भी बनाएगा उसको बेचेगा, वो उसका अंतिम उत्पाद होगा। अब चीज़ें समझ में आ रही है आपको? वही गेहूं कोई बिस्किट बनाने की फार्म खरीदेगी तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होगा? बिस्किट होगा, ना कि गेहूं होगा। जीडीपी पे पूरा का पूरा लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है। घरेलू सीमा जो होता है, जैसे एयर इंडिया का प्लेन है, एयर इंडिया का प्लेन है, मैं आपसे पूछता हूँ बहुत ही छोटी सी चीज़, एयर इंडिया का प्लेन है, एयर इंडिया के जो प्लेन के क्रू मेंबर हैं उन्होंने लंदन एयरपोर्ट पर भारत के एयर इंडिया में एक सामान बेचा हमने, है ना। उन्होंने मान लीजिए कोई सैंडविच बेचा किसी यात्री को 100 रुपये का, ठीक है। ये किसके जीडीपी में शामिल होगा, किसके जीएनपी में शामिल होगा? लंदन के जीडीपी में शामिल होगा या भारत के जीडीपी जीएनपी में शामिल होगा? बहुत ही आसान सा सवाल पूछा है मैंने। जीडीपी अगर आपको समझ होगी तो ही आप इसका जवाब दे पाएंगे। घरेलू सीमा के भीतर हमारे सारे प्लेन भी आते हैं, हमारे सारे दूतावास भी शामिल होते हैं, ये सब के सब हमारे घरेलू सीमा में है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। जीडीपी बहुत बड़ा टॉपिक है, डिटेल मैंने पढ़ाया हुआ है। आधार वर्ष एक प्रकार का बेंचमार्क होता है जिसके संदर्भ में राष्ट्रीय आंकड़े जैसे सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू बचत, सकल पूंजी निर्माण आदि की गणना की जाती है। क्या जीडीपी सबसे अच्छा तरीका होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने के लिए? बिल्कुल नहीं। जीडीपी से खराब तरीका इकोनॉमिक्स में कोई है ही नहीं किसी देश के ग्रोथ को देखने के लिए। जीडीपी आपको सेक्टर वाइज ग्रोथ नहीं दिखाता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर के अंदर जो सेक्टर होते हैं उनका ग्रोथ आपको पर्टिकुलरली नहीं दिखाएगा। जीडीपी सभी क्षेत्रों को कवर नहीं करता है। जीडीपी कहीं न कहीं केवल और केवल ग्रोथ को दिखाता है, उस देश के डेवलपमेंट को नहीं दिखाता, विकास को नहीं दिखाता है। अब ग्रोथ, समृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्या है नॉमिनल जीडीपी, किसको कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी दो प्रकार से होता है। यह चालू कीमतों पर, वर्तमान वर्ष की प्रचलित कीमतों में व्यक्ति सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापता है। अभी वर्तमान में जैसे 23-24 का हमें निकालना है तो इस वर्ष सभी वस्तुओं के दाम क्या है, उसके आधार पर हम इस वर्ष का निकाल लेंगे, ठीक है। वास्तविक जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी के विपरीत यह किसी आधार वर्ष की कीमतों व्यक्त की गई सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्य को बताता है। आधार वर्ष से कंपेयर करके जो हम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निकालते हैं उसके आधार पर नॉमिनल जीडीपी निकाला जाता है, रियल जीडीपी निकाला जाता है। तो रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी में बेसिक डिफरेंस को जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पीटी मेंस दोनों एग्जामिनेशन के लिए। ओके, कभी शॉर्ट फॉर्मेट में हो सकता है पूछ ले सब चीज़। आधार वर्ष की कीमतें स्थिर मानी जाती है जबकि चालू वर्ष की कीमतों में परिवर्तन संभव होता है। आधार वर्ष कैसे डिसाइड किया जाता है, क्यों चेंज किया जाता है, मैं वो भी बताऊंगा। सामान्यतः आधार वर्ष एक प्रतिनिधि वर्ष होता है। उसके चुनाव के समय ध्यान रखा जाता है कि उस वर्ष कोई बड़ी आर्थिक प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि न घटित हुई हो। आधार वर्ष का चुनाव करते समय यह भी ध्यान में रखा जाता है कि चालू वर्ष के निकट ही हो ताकि अर्थव्यवस्था की सही स्थिति का आकलन किया जा सके। गौरतलब है कि आवश्यकता का ध्यान में रखते हुए देश में 7 से 10 वर्षों में आधार वर्ष को बदला जा सकता है। अब जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सरकार कैसे आप लोगों के साथ या लोगों के साथ खेलती है। पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य होता है ना कि आपको चीज़ों की समझ हो, गवर्नमेंट क्या कर रही है और देश में क्या घटित हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो उसका क्या तात्पर्य है। अब देखिए सरकार क्या कर सकती है। मान लीजिए कल को मोदी जी को सपना आया कि ऐसा करो, आधार वर्ष को 2020-21 कर दो। 20-21 में कितना था हमारा ग्रोथ, निगेटिव में चला गया था कोरोना के कारण, है ना। अब इसके कंपेयर करेंगे हम 2023 को, हमें तो दिखेगा जीडीपी 10% से भी ज़्यादा के स्तर से ग्रोथ कर रही है। इसलिए आधार वर्ष जब भी रखा जाता है तो कोशिश की जाती है कि क्या हो, वो स्थिर वर्ष हो, उसमें कोई बड़ी आपदा ना आई हो, देश के इकोनॉमी का कोई हलचल ना हुआ हो, कोई मंदी का असर ना हो पूरे दुनिया में, है ना। अब एक आधार वर्ष बदलने से सरकार क्या कर सकती है, पूरे देश को ये दिखा सकती है कि देखो हम डबल डिजिट में ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। आधार वर्ष क्यों बदला जाता है समय समय पर, इसलिए बदला जाता है जैसे इससे पहले 2005-06 या 2007-08 था आधार वर्ष, अपना 4-5 के आसपास था, जो भी था वो मायने नहीं रखता है।
2004-05 में जो उत्पाद थे मार्केट में, क्या 2011-12 में वही उत्पाद थे मार्केट में? क्या 2023-24 में वही उत्पाद हैं मार्केट में? दो चीज़ 2004-05 में था। 2004-05 में सीडी का बड़ा कल्चर था। सीडी, फिल्म देखने के लिए सीडी यूज करते हैं आप। छोटे वाले फ़ोन, छोटे वाले सिम और उस तरह के उत्पाद, ब्लूटूथ और बहुत सारे चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती थी। लेकिन आज क्या वो चलते हैं? नहीं। तो आधार वर्ष में इसलिए चेंज किया जाता है कई बार, क्योंकि आधार वर्ष में जो इकोनॉमिक उत्पाद होते थे वो कई बार आउटडेटेड हो गए हैं, अब वो मार्केट से कम हो गए हैं, या मार्केट में बिल्कुल नए उत्पाद भी आ गए हैं जिसके आधार पर हमें कीमतों का आकलन करना पड़ेगा। तभी वर्तमान में 11-12 रखा गया है, लेकिन मुझे भी लगता है कि 10 साल हो गए हैं तो इकोनॉमी के रूप से सही यही होगा कि आधार वर्ष को चेंज कर दिया जाना चाहिए। कब कब नहीं करना चाहिए? तो 2020 नहीं करना चाहिए, 2016-17 नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 16-17 में डिमोनेटाइजेशन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, और 20 में और 21 में पूरा पूरा कोरोना का ही समय रहा था। तो आपके पास सब बचता है एक ही, 2014-15 कर लीजिए या फिर 18-19 कर लीजिए, है ना। इसलिए भी आधार वर्ष कई बार बदला जाता है। ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा है चीज़ें? आधार वर्ष क्या होता है? बेस ईयर, वो ईयर जिसके कंपेयर करके हम आज के अपने वृद्धि और ग्रोथ का आकलन करते हैं। पिछले महीने जो आप पढ़ रहे थे उसके कंपेयर करके आप आज की अपनी पढ़ाई का आकलन करते हैं कि पिछले महीने मुझे ये सब चीज़ें कंप्लीट कर ली मैंने, कितना ग्रोथ हुआ है बीपीएससी की तैयारी में, कितना हिस्सा कंप्लीट कर लिया है मैंने पिछले महीने कंपेयर करके। कंपेयर जरूरी होता है ग्रोथ को दिखाने के लिए, है ना। गाड़ी तेज़ भाग रही, किससे तेज़ भाग रही है? प्लेन से तेज़ भाग रही है क्या? प्लेन से तेज़ भाग रही है, ठीक है। रॉकेट से भी तेज़ भाग रही है क्या? नहीं। लाइट से भी तेज़ भाग रही है क्या? तो इस प्रकार से कंपेयर करना होता है हमें ग्रोथ दिखाने के लिए। अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखो, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा एक यात्रा शुरू किया गया, विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत यात्रा, विकसित भारत यात्रा, विकसित भारत यात्रा। अब इसको आप जिस तरह से देखें, मेरा काम है बस आप लोग बता देना, बाकी आपका व्यू है, आप जनता जनार्दन जिस प्रकार से देखें। देखिए, दरअसल हुआ क्या, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, इसके तहत क्या होता है, 6,000 रुपये या 8,000 रुपये अब करने जा रही है भारत सरकार, या 12,000 करने जा रही है। 6,000 रुपये वार्षिक तौर पर 2-2 हज़ार के 3 किस्तों में भारत सरकार किनको देती थी? तो किसानों को देती थी। इतना क्लियर है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा था, धीरे धीरे किसान इस योजना में कम होते जा रहे थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 6,000 रुपये मिल रहा है, फिर भी किसान धीरे धीरे इसमें कम होते जा रहे थे। यही नहीं, भारत सरकार के बहुत सारे स्कीम ऐसे हैं जिसमें लाभार्थी जो जुड़ रहे थे ना, उनकी संख्या घटने लग गई, वो नहीं जुड़ पा रहे थे, पैसा मिलने के बावजूद नहीं जुड़ रहे थे। अब क्यों नहीं जुड़ रहे थे, इसका कारण नहीं बताया भारत सरकार ने, या किसी भी न्यूज़पेपर वालों ने नहीं बताया। हो सकता है उदासी हो नहीं जुड़ने का, या कोई और रीजन हो नहीं जुड़ने का, है ना, या राज्य सरकार की कोई स्कीम के तहत उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा हो जुड़ने का, है ना। उसके बाद भारत सरकार ने प्लान किया कि एक यात्रा शुरू करते हैं, विकसित भारत यात्रा, जो देश में अलग अलग जगहों पर जाएंगे और क्या करेंगे, ये सभी स्कीम के बारे में लोगों को जागरूक करके बताएंगे। कई सारे लोग इसको पॉलिटिकल मूव के तौर पर भी देख रहे हैं कि चुनाव आने वाला है, इसलिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही भारत सरकार। तो ठीक है, वो हमारा काम नहीं, वो विपक्षी पार्टियों का काम है, उनका काम ही आरोप लगाना। वो अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो उनको वेतन किस लिए मिलेगा, है ना। पक्ष विपक्ष का काम ही ये होता है। तो अब इस यात्रा को लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मुझसे पूछें, मेरे हिसाब से यात्रा सही है। अधिकांश बेनिफिशरीज को, लाभार्थियों को जो योग्य होते उनको पता ही नहीं होता कि उनके लिए कोई योजना है। तो अगर ये चीज़ सरकार कर रही है और सही उद्देश्य से कर रही है तो सही है, फिर गलत क्या है इसमें, है ना। तो इसको जरा सा देख लेते इस यात्रा को हम लोग, और उसके बाद अगले न्यूज़ पर चलेंगे। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है कि डीआरडीओ ने काउंटर ड्रोन सिस्टम को डेवलप कर लिया है, और इसको प्राइवेट फर्म जो है उनको एक तकनीक दे दी है, टेक्नोलॉजी दे दी है, और बोला है कि अब आप इसका उत्पादन शुरू कीजिए। इस फोटो से कंफ्यूज मत होइएगा, ये फोटो दूसरा है डीआरडीओ का। ये तो डीआरडीओ एक ड्रोन विकसित कर रही है जो मार कर सकने में सक्षम हो और सर्विलांस में भी सक्षम हो। बहुत लंबे समय तक डेवलप भी कर लिया है, सक्सेसफुल हो गया है इसका, है ना। ये अलग है। एंटी ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम क्या होता है, तो देखिए आपने देखा होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भी, और वैसे भी पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से, म्यांमार बॉर्डर की तरफ से क्या होता है, तो तस्कर से लेकर स्पाई एजेंसी से लेकर हर लोग, सभी लोग क्या करते हैं कि ड्रोन का उपयोग करते हैं
अपराधों को बढ़ावा देने के लिए। कई बार ड्रग वगैरह फेंके जाते हैं, ड्रोन के माध्यम से हथियार गिराए जाते हैं या फिर सर्विलांस किया जाता है। इसके लिए DRDO ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है और उस टेक्नोलॉजी को किसको किसको दे दिया है, तो प्राइवेट कंपनीज़ को दिया, जिसमें लार्सन टर्बो और अडानी का फर्म है और भी 2-3 कंपनियां जिनको दे दिया गया है कि आप क्या करें, इसका प्रोडक्शन अब इंडस्ट्री लेवल पर शुरू कर दें और शुरू करके आप सेना के जो अलग अलग विंग हैं, जैसे नेवी ने तो ऑलरेडी ऑर्डर कर भी दिया है, नेवी, इंडियन एयरफोर्स और आर्मी तीनों ही ऑर्डर करेंगे भारी मात्रा में। और भी बहुत सारे हैं, जैसे CISF भी ऑर्डर कर सकती है और सेंट्रल पुलिस फोर्स भी ऑर्डर कर सकती है। ये सभी के सभी क्या करेंगे, एंटी ड्रोन सिस्टम को अपना लेंगे उसके बाद से ही। इसके साथ साथ एक अलग और है आपके लिए न्यूज़, क्या है, तो एंटी ड्रोन सिस्टम मैं समझाऊंगा अभी आपको, पहले न्यूज़ बता देता हूँ। देखिए DRDO ने तपस मीडियम ऑल्टीट्यूड, मतलब कि ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड नहीं, हाई एल्टीट्यूड का मतलब हुआ बहुत ऊंचाई पर, मीडियम ऑल्टीट्यूड, लोअर ऑल्टीट्यूड। तो मीडियम ऑल्टीट्यूड सर्विलांस के लिए, सर्विलांस का मतलब क्या होता है, निगरानी, इंटेलिजेंस के लिए, सर्वे करने के लिए, कहीं की आर्मी कहाँ मूव कर रही है, कहाँ पर कौन सा निर्माण हो रहा है, इसके लिए सर्विलांस किया जाता है। हर देश करती है, भारत भी करता है ना। तो इसको लेकर तपस मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मेल UAV डेवलप्ड फॉर द इंटेलिजेंस सर्वे और सर्विलांस और टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉन्सिनेंस एप्लीकेशन, ये सब चीज़ों के लिए क्या डेवलप किया गया है, तपस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAV को डेवलप किया गया है। अनमैन्ड एयर व्हीकल, UAV का तात्पर्य यही होता है कि इसमें ड्रोन के जैसा होगा, मैन इसमें नहीं बैठे होते हैं, ये स्वचालित होता है, इसको ज़मीन से बैठकर क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है रिमोट के थ्रू। हॉलीवुड की मूवियों में आपने देखा होगा, उस मूवी में भी दिखाया था, वो जो सर्जिकल स्ट्राइक पे विकी कौशल की मूवी बनी थी, उसमें भी दिखाया गया था इस चीज़ को। तो वही चीज़ डेवलप किया है DRDO ने कि इसके लिए तो मीडियम रेंज के, अब इसका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला कौन सा है, एक तो तपस हो गया, एक है द शॉर्ट रेंज आर्म्ड UAV आर्चर इज बीइंग डेवलप्ड फॉर, सेम चीज़ के लिए एक शॉर्ट रेंज का भी हम डेवलप कर रहे हैं, एक लॉन्ग रेंज का भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ओके, तो इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। बाकी एंटी ड्रोन सिस्टम अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा। ओके, अगला न्यूज़ देखते हैं क्या है। अगला न्यूज़ जो है वो स्विट्जरलैंड ने कुछ डिसीजन लिया है, जिसके बाद भारत का कुछ मुश्किल बढ़ गया है। अब देखिए क्या क्या स्विट्जरलैंड ने बोला है कि जितने भी देश है ना, यूरोपियन यूनियन और भी बहुत सारे देश, उन सभी के लिए स्विट्जरलैंड ने बोला है कि अब सभी के सामान हमारे देश में बिना टैरिफ के आ सकते हैं आसानी से, है ना। इससे पहले क्या था, भारत स्विट्जरलैंड को बहुत सारा निर्यात करता है। तो अब जब सभी देशों के सामान बिना रोक टोक के स्विट्जरलैंड में आएंगे तो भारत के सामान के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो जाएगी। अब यहीं पर एक संगठन का नाम आया है जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, आज उसके बारे में बताएंगे। कुछ ऐसे देश भी हैं जिसके बारे में आज तक आपको नहीं पता होगा, मैं दिखाता हूँ उस संगठन का नाम। उस संगठन का नाम है EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इस एसोसिएशन में वो देश शामिल हैं जो यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं है। इतना क्लियर हो गया। अभी मैं बताऊंगा, ये पूरा बताऊंगा सर डिटेल में आपको, ठीक है। तो इन देशों के साथ भारत के अच्छे खासे संबंध भी थे और भारत इनको आयात निर्यात भी करता था खूब सारा सामान। लेकिन स्विट्जरलैंड ने अब जब ये फैसला लिया है, इसके कारण से क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें दिक्कत तो आएगी ही, क्योंकि स्विट्जरलैंड के बाजार में कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, अब हम लोग EFTA के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके साथ हमारे रिलेशन कौन कौन से हैं, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, है ना, और कब इसका गठन हुआ था, क्योंकि PT मेंस दोनों में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, देखिए पहला न्यूज़ जरा सा, काउंटर ड्रोन तकनीक क्या होता है। काउंटर ड्रोन तकनीक उन प्रणालियों को संदर्भित करती है जिनका उपयोग उड़ान के दौरान मानव रहित विमान प्रणालियों का पता लगाने या अवरोधों के लिए किया जाता है। सामान्य भाषा में ड्रोन को रोकने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया है तो उसी को काउंटर ड्रोन कहते हैं। बात खत्म, है ना। यह प्रौद्योगिकी तेजी से उभर रही है, विकसित हो रही है, क्योंकि ड्रोन को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। इस तकनीक में वृद्धि को नागरिक और सैन्य क्षेत्र में ड्रोन से उत्पन्न खतरे से जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों क्षेत्र में, नागरिक क्षेत्र में भी और सैन्य क्षेत्र में भी, हमें एंटी ड्रोन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। कई देश इन तकनीकों को विकसित करने तो निवेश कर रहे हैं। जैसे US DOD संयुक्त रक्षा विभाग ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लगभग $404 मिलियन और ग्राउंड आधारित ड्रोन व काउंटर ड्रोन सिस्टम की खरीद के लिए $83 मिलियन राशि निर्धारित कर दी है। आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितना बड़ा खतरा है। साथ ही US हवाई प्रणाली के लिए काउंटर ड्रोन प्रणाली विकसित करने के लिए $85 मिलियन खर्च कर रहा है। जहाँ तक भारत का संबंध है, इसने उद्योग द्वारा सॉफ्ट किल
काउंटर ड्रोन सिस्टम और डीआरडीओ द्वारा सॉफ्ट एंड हार्ड किल सिस्टम विकसित कर लिया है, जिसके तहत हम क्या करते हैं, काउंटर ड्रोन सिस्टम को डेवलप करके ड्रोनों को रोकते हैं अपने सीमा में आने से भी और कहीं पर उड़ने से भी। ड्रोन हमलों के खिलाफ सॉफ्ट स्किल उपायों में ड्रोन के संचार को बाधित करने के लिए जैमर का उपयोग किया जाता है। जीपीएस सिग्नल को बाधित कर देना, जैसे ड्रोन को नीचे से कोई कंट्रोल कर रहा है ना, तो जैमर लगा के उस कंट्रोल को ही तोड़ देना, जिससे ड्रोन क्या हो जाए, तो उसको कोई कंट्रोल ना कर पाए, फिर हम उसको गिरा देते हैं, है ना। किलिंग सिस्टम में क्या होता है, काइनेटिक या हार्ड किल उपायों में ड्रोन तंत्र को बाधित करने के लिए गोलियों या बंदूक का उपयोग भी शामिल है। कई बार हम नेट भी फेंक देते हैं ड्रोन के ऊपर में, या उसको गोली से मार के या गिरा देते हैं, बस सिंपल सी बात है। तो ये हार्ड और सॉफ्ट दोनों को ध्यान में रखिएगा, और डीआरडीओ ने डेवलप कर लिया है इसको। ओके, अब अगला देखिए क्या है, ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े जोखिम क्या क्या होते हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादियों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है, और तस्करी के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वायु स्टेशन सीमा के तहत, वायुसेना के सीमा के तहत, वहाँ पर वायु स्टेशन जो है ना हमारा वायुसेना का स्टेशन, उसके अंदर विस्फोट को ट्रिगर करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया था। इसके कारण से ये बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, तो चिंता का सबब बन रहा है। ड्रोन की सस्ती कीमत एक बड़ी आबादी को ड्रोन खरीदने में सक्षम बनाती है। 2000-3000 में फ्लिपकार्ट, अमेजन सब पर कैमरा वाले ड्रोन मिलते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो अब आप इमेजिन कीजिए कौन नहीं खरीद सकता है इसको। यह ड्रोन हमलों की संख्या बढ़ाने का प्राथमिक कारण है। जो बात लड़ाकू ड्रोन को सबसे खतरनाक बनाती वह है कि सामूहिक विनाश के हथियार को पहुंचाने के लिए उनका इस्तेमाल खतरा गैर राजतत्वों द्वारा लड़ाकू ड्रोन की खरीद गंभीर खतरे को पैदा करती है। अब कोई भी इसको खरीद सकता है, इस पर छोटा सा कोई हथियार लगाकर कहीं पर भी जाकर गिरा देगा, इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया ये चीज़। तो इसलिए एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप करना पड़ा है किसको, डीआरडीओ को। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन क्या है, देखिए इसकी स्थापना कब किया गया था। एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1960 में उन यूरोपीय राज्यों हेतु वैकल्पिक व्यापार ब्लॉक के रूप में स्थापित किया गया था, जो यूरोपियन संघ में शामिल होने में असमर्थ या उसके अनिच्छुक थे, जो यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन सभी ने मिलकर इसमें एक संगठन बना लिया। अब इसमें देश कौन कौन से हैं, तो लिक्टेस्टीन है, कई लोग इसको अंग्रेजी में अलग भी उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन में उससे गलती बिल्कुल हो सकती है, और इस देश का आपने नाम भी नहीं सुना होगा, है ना। आइसलैंड, लिक्टेस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड शामिल हैं। बहुत ही खूबसूरत देश है, इसको गूगल कीजिएगा कभी, बहुत ही खूबसूरत छोटा सा देश है। छोटा सा मतलब दिल्ली से भी छोटा सा, जो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, लेकिन विभिन्न समझौते के माध्यम से इसके एकल बाजार तक उसकी पहुंच है। EFTA भारत का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, यानी कि भारत टॉप 10 जिन देशों से व्यापार करता है उसमें EFTA ब्लॉक भी शामिल है। स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और ये लिक्टेस्टीन, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। 2020-21 में भारत के कुल व्यापार का लगभग 2.5% हिस्सा हमने कहाँ से व्यापार किया, तो यहाँ से किया है। EFTA को भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं वस्त्र, केमिकल, रत्न व आभूषण, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल शामिल है, जो हम इसको मुख्य रूप से भेजते हैं। EFTA से भारत में आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं मशीनरी, रासायन, कीमती धातुएं, चिकित्सकीय उपकरण शामिल हैं, जो हम यहाँ से लाते हैं। अब इन देशों को जरा देख लीजिए ध्यान से कौन कौन से हैं। यही वो सारे देश हैं। ये छोटा सा स्विट्जरलैंड है, ये यहाँ पर है, ये लिक्टेस्टाइन होगा यहाँ पर, ये आइसलैंड है, ये नॉर्वे है, ये सारे के सारे देश हैं यहाँ। ये देखने में अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ना, ये यूरोप है, ये पूरा जल है ना। यहाँ पर ये आइसलैंड है छोटा सा, ये नॉर्वे है ना। यहीं पर स्विट्जरलैंड और यहीं पर लिंचटेनस्टाइन भी है, छोटा सा देश है ना। इसको ध्यान में रखिएगा EFTA को। व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता TEPA उद्देश्य क्या है, TEPA का उद्देश्य उत्पादों के लिए एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को समाप्त करके भारत और EFTA के बीच व्यापार और निवेश के अवसरों की वृद्धि करना। इसका उद्देश्य सेवा प्रदाताओं, निवेशकों के लिए निष्पक्ष व पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित करना, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा प्रवर्तन पर सहयोग को भी बढ़ाना है। हमने EFTA के साथ में अच्छा खासा ट्रेड डील भी कर रखा है, जिसके तहत हमने क्या कर रखा है, निर्बाध रूप से आवाजाही होती है हमारे सामानों की एक दूसरे देशों में। ओके, TEPA का उद्देश्य विवाद समाधान के प्रभावी तंत्र के साथ साथ व्यापार प्रक्रिया और सीमा शुल्क सहयोग को सुविधाजनक बनाना भी शामिल है। व्याप्ति, TEPA एक व्यापक समझौता है जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रतिस्पर्धा, सरकारी खरीद, व्यापार सुगमता, व्यापार उपचार, विवाद समाधान, आपसी हित के अन्य क्षेत्र भी शामिल होते हैं। हालिया घटनाक्रम अगर देखें हम लोग इन देशों के साथ हमारे, तो क्या क्या है,
प्रतिभागियों ने वैश्विक आर्थिक व व्यापार वातावरण द्वारा उत्पन्न चुनौती को स्वीकार किया है। भागीदारी देशों ने रचनात्मक व्यवहारिक तरीके से द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक साझेदारी के मुद्दों को संबोधित करने पर भी सहमति व्यक्त की है कि जो भी मुद्दे होंगे हम दोनों देशों के बीच में हम बैठकर बातचीत के द्वारा उसको सुलझा लेंगे। भारत ने TEPA वार्ताओं में लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण पर वार्ता को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। क्यों? क्योंकि आइसलैंड जैसे जो देश हैं वो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा समानता वाले देश हैं। तो हमने उनसे ये भी सीखना चाहा कि किस प्रकार से आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। भारत आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है कि ये जो देश हैं, ये सारे देश जो चार आपको दिखे, इस दुनिया के सबसे डेवलप्ड देश हैं। तो इनके सोशल वैल्यूज़ को भी क्यों ना शामिल किया जाए। केवल इकोनॉमिक वैल्यूज से क्या होगा, है ना। कुछ अच्छी चीज़ें उनके यहाँ होगी तो हम सीख लेंगे उससे। अगला क्या है, भारत के संबंध कैसे रहे हैं इन देशों के साथ में। तो भारत और स्विट्जरलैंड का संबंध हमेशा से अच्छा रहा है। तकनीकी व वैज्ञानिक सहयोग पर एक अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भारत स्विस संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई थी। भारत कौशल विकास परिसर, विश्वविद्यालय पुणे में इंडो स्विस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आंध्र प्रदेश में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र जैसे संस्थान के माध्यम से दोनों देशों के बीच में कौशल प्रशिक्षण सहयोग की सुविधा उपलब्ध है। भारत और स्विट्जरलैंड न केवल व्यापार में बल्कि स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च में भी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड भारत में 12वां सबसे बड़ा निवेशक है। अप्रैल 2000 में सितंबर 2019 के बीच यह भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी FDI का लगभग 1.07% था। भारत के बहुत बड़े निवेशकों में भी शामिल है कौन? तो स्विट्जरलैंड। बहुत भारी मात्रा में वहाँ से पैसे आते हैं, भारत में निवेश होते हैं। भारत और स्विट्जरलैंड का संबंध, यहाँ पर भारत और नॉर्वे संबंध होगा यहाँ। भारत और नॉर्वे के बीच टास्क फोर्स का भी गठन 2020 में किया गया था नीली अर्थव्यवस्था को लेकर। नॉर्वे के 100 से अधिक कंपनियों ने भारत में खुद को स्थापित भी किया है। नॉर्वेजियन पेंशन फंड ग्लोबल संभवतः भारत के सबसे बड़े एकल विदेशी निवेशकों में से एक है। नॉर्वे के संस्थानों के चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, पवन ऊर्जा संस्थान के बीच अकादमिक सहयोग है। यहाँ पर नॉर्वे कर लीजिएगा। नॉर्वे कंपनी पिकल भारतीय स्मारकों के लिए डिजिटल संग्रहालय बनाने में भी शामिल है। और ये क्या कर रही है पिकल? तो ये भारत में डिजिटल संग्रहालय बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे अब अगर आप UPSC की वेबसाइट पर जाएंगे ना तो वहाँ पर डिजिटल म्यूजियम, ऑनलाइन म्यूजियम घूमने का ऑप्शन है। UPSC का म्यूजियम, बिल्कुल सही सुन रहे आप, अच्छा है म्यूजियम उसका, देखिएगा ज़रा, यानी छोटा सा ही है लेकिन अच्छा है। भारत और आइसलैंड के संबंध क्या है? आइसलैंड जिसको कहा जाता है, आइसलैंड पूरा ग्रीन है और ग्रीनलैंड पूरा आइस है, ठीक है। दो देश है अलग अलग। ग्रीनलैंड जो है देश वो पूरा वाइट है, वहाँ पर कुछ नहीं है, केवल बर्फ़ है। और आइसलैंड जिसका नाम है ना वो क्या है? तो वो हरा भरा है। भारत और आइसलैंड से 1972 में राजनीतिक संबंध स्थापित किया और वर्ष 2005 से उच्च स्तरीय यात्राओं आदान प्रदान के साथ संबंधों को मजबूत किया है। भारत और आइसलैंड लोकतंत्र, कानून के शासन, बहुपक्षवाद के साझा मूल्यों को साझा करते हैं। आइसलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। आइसलैंड व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति विकास में भी सहयोग कर रहा है। हम भी उसको कर रहे हैं सहयोग। तो ये था आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा होगा, कुछ तो सीखने को मिलता ही है। इस संगठन के बारे में ध्यान में रखिएगा, छोटे संगठन है जो ज़्यादा चर्चा में नहीं रहते हैं और इसके बारे में पूछे जाने की संभावना अच्छा खासा रहता है आपके एग्जाम में। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का।